जय हिंद बच्चों। आज केमिकल बॉन्डिंग के लेक्चर सीरीज में हम लेके आए हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। ये लेक्चर आने में थोड़ा सा डिले हो गया है, थोड़े से कुछ टेक्निकल इश्यूज थे, कुछ मेडिकल प्रॉब्लम्स थी, इसलिए थोड़ा सा लेक्चर डिले हुआ है। बट एनीवे बहुत ज्यादा समय अभी हुआ नहीं है। तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी जो है कोवेलेंट बॉन्ड की एक थ्योरी है। हमने काफी थ्योरीज कोवेलेंट बॉन्ड में पढ़ी हैं। हमने लुईस डॉट स्ट्रक्चर पढ़ा, हमने VACPR थ्योरी पढ़ी, हमने वैलेंस बॉन्ड थ्योरी पढ़ी, हमने हाइब्रिडाइजेशन पढ़ा। आज जो थ्योरी है वो है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। ये थ्योरी बच्चों शॉर्टकट में इसे MOT कहा जाता है। फुल फॉर्म इसका मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। जैसा कि इसके नाम से हम देख पा रहे हैं कि ये थ्योरी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है। सर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का मतलब क्या हुआ? हमने जो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी पढ़ी थी, उस वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में हमने क्या कहा कि सपोज हाइड्रोजन मॉलिक्यूल बनता है तो हाइड्रोजन एटॉमिक नंबर 1, एक इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन के पास और एक इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन के पास। तो जो हाइड्रोजन एटम है वो हाइड्रोजन एटम आपस में क्या करते हैं, ओवरलैप हो जाते हैं, और ओवरलैप होके क्या बनाते हैं, यहाँ पे हाइड्रोजन मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन करते हैं। मतलब कि ये दोनों ऑर्बिटल्स जो हैं यहाँ पे ये ओवरलैप हो जाते हैं और ओवरलैप होके क्या बनाते हैं, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल को फॉर्मेशन करते हैं। तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी ने ये कहा कि बॉन्ड बनाने के लिए हमेशा जो इलेक्ट्रॉन यूज होते हैं वो कौन से इलेक्ट्रॉन यूज होते हैं, सिर्फ वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन। वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आर यूज्ड टू मेक बॉन्ड। बट देखा यह गया कि वैलेंस बॉन्ड थ्योरी बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स को नहीं समझा पा रही थी। जैसे एक बहुत इंपॉर्टेंट जो कॉन्सेप्ट था वो था मैग्नेटिक बिहेवियर ऑफ मॉलिक्यूल। देखा यह जाता था कि बहुत सारे मॉलिक्यूल जो हैं दे शोज द मैग्नेटिक बिहेवियर। जैसे कि अगर ऑक्सीजन गैस को, लिक्विड ऑक्सीजन को अगर हम मैग्नेट के प्रेजेंस में लेके आए तो लिक्विड ऑक्सीजन गैस जो है इट अट्रैक्ट टुवर्ड्स द मैग्नेट। तो पूछा गया कि उस पर्टिकुलर ऑक्सीजन लिक्विड में ऐसा क्या है कि वो मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट हो रहा है। इस चीज को वैलेंस बॉन्ड थ्योरी या हाइब्रिडाइजेशन की थ्योरी एक्सप्लेन नहीं कर पा रही थी। तो इस चीज को एक्सप्लेन करने के लिए, मैग्नेटिक बिहेवियर ऑफ मॉलिक्यूल एक्सप्लेन करने के लिए जो कॉन्सेप्ट निकल के आता है वो आता है किसका, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी का। तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी सबसे लास्ट में पढ़ाई गई और जिसमें एटम के बॉन्ड ऑर्डर को, सॉरी मॉलिक्यूल के बॉन्ड ऑर्डर देखा गया कि मॉलिक्यूल का, कुछ मॉलिक्यूल का बॉन्ड ऑर्डर फ्रैक्शन भी आता है। तो क्यों बॉन्ड ऑर्डर फ्रैक्शन में आता है, मॉलिक्यूल का बिहेवियर कब मैग्नेटिक होगा, कब वो मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट होगा, कब मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट नहीं होगा, क्या कंडीशंस हैं जिन कंडीशंस में मॉलिक्यूल जो है मैग्नेटिक बिहेवियर दिखाएगा। इन सारी चीजों को एक्सप्लेन करने के लिए कौन आती है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। तो लगभग सारी जो थ्योरीज हमने पढ़ी वो कहीं ना कहीं सक्सेसफुल भी थी, बट कुछ ना कुछ उनके लिमिटेशंस भी थे। तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी ने सारी चीजों को कवर करते हुए ये भी बताया कि किस तरीके से मॉलिक्यूल में बॉन्ड ऑर्डर फ्रैक्शनल होता है, किस तरीके से वो मैग्नेटिक बिहेवियर दिखाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। अब मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी की अगर हम बात करें तो नाम से क्लियर है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। इसमें सबसे बड़ा जो पॉइंट था वो पॉइंट ये था कि इस थ्योरी में ये कहा गया कि बॉन्ड बनाने के लिए एटम के सारे ऑर्बिटल यूज होते हैं। ऑल ऑर्बिटल्स ऑफ एटम combine and make bond।
कि एटम के सारे ऑर्बिटल जो है वो कंबाइन होते हैं और कंबाइन होना के वो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करते हैं। जैसे कि ये एक एटॉमिक ऑर्बिटल, ये दूसरा एटॉमिक ऑर्बिटल, ये आपस में क्या होंगे, कंबाइन होंगे। जैसे हम हाइड्रोजन की अगर बात करें, हाइड्रोजन 1s1, तो ये एक एटॉमिक ऑर्बिटल, ये दूसरा एटॉमिक ऑर्बिटल, ये एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन होके उतने ही नए मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाएंगे। कि दोनों एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में कंबाइन होकर क्या बनाएंगे, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाएंगे, जिसमें एक ऑर्बिटल कहलाता है बॉन्डिंग ऑर्बिटल, एक ऑर्बिटल कहलाता है एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल। तो एक होता है बॉन्डिंग ऑर्बिटल, एक होता है एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल। तो एटम के जितने भी एटम के जितने भी ऑर्बिटल्स हैं, वो सारे ऑर्बिटल्स आपस में कंबाइन होते हैं और कंबाइन होके ये उतने ही नए ऑर्बिटल बनाते हैं। बट उनमें से आधे ऑर्बिटल बॉन्डिंग ऑर्बिटल कहलाते हैं, आधे ऑर्बिटल एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल कहलाते हैं। इसको थोड़ा सा हम डिटेल में समझते हैं कि किस तरीके से ये काम करता है। तो लिख लेते हैं हम कुछ मेन पॉइंट्स ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। पॉइंट नंबर 1 अगर हम देखें तो AO का मतलब यहां पे होता है एटॉमिक ऑर्बिटल्स। ये एटॉमिक ऑर्बिटल्स आपस में कंबाइन होके बनाते हैं MO, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। कि एटॉमिक ऑर्बिटल्स आपस में कंबाइन होके क्या बनाते हैं, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाते हैं। अब ये ऑर्बिटल 1s 2s 2p 2p के 3 ऑर्बिटल होते हैं, 2px 2py 2pz, है ना। जैसे 3s हो गया, मतलब s p d f कोई भी ऑर्बिटल हो वो आपस में कंबाइन होता है। बट ये देखा जाएगा कि अगर एक एटम का 1s है तो दूसरे एटम का भी 1s कंबाइन होगा, एक एटम का 2s है तो दूसरे एटम का भी 2s कंबाइन होगा। हाइब्रिडेशन में हमने क्या कहा था, सेम एनर्जी लेवल या नियरली सेम एनर्जी आपस में क्या हो जाते हैं, मर्ज हो जाते हैं। यहां पे अगर एक ऑर्बिटल 2px है तो दूसरा भी 2px ही होना चाहिए। मतलब 1s का 1s के साथ ओवरलैपिंग, 2s का 2s के साथ ओवरलैपिंग, 2px का 2px के साथ ही होगा, 2py का 2py के साथ ही होगा, 2pz का 2pz के साथ ही होगा। ऐसा नहीं होगा कि 2px जो है वो 2py के साथ बॉन्डिंग कर लेगा और मर्जिंग कर लेगा और ऑर्बिटल बनाएगा, नहीं। जो ऑर्बिटल एक एटम का है वही ऑर्बिटल दूसरे का भी होगा, वो ओवरलैप होंगे और बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल बनाएंगे। अब बॉन्ड कौन कौन से बनते हैं, तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में जो बॉन्ड बनते हैं सिग्मा, पाई, डेल्टा एंड सो ऑन। अब हमें जो पढ़ना है वो केवल सिग्मा और पाई पढ़ना है, हमें डेल्टा नहीं पढ़ना है, ठीक है। पॉइंट नंबर 2 की बात करें तो कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इक्वल्स टू नंबर ऑफ मर्ज्ड एटॉमिक ऑर्बिटल। अगर दो एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में मर्ज हुए हैं तो वो दो नए मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाएंगे। अगर 3 आपस में मर्ज हुए हैं तो 3 नए मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल यहां पे बनेंगे। क्लियर है, नोट कीजिए इसको। बड़े आगे चलिए, अगला पॉइंट आता है कि दो एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में ओवरलैप करके
दो टाइप के ऑर्बिटल बनाते हैं उतने ही। पहला कहलाता है बॉन्डिंग ऑर्बिटल, दूसरा कहलाता है एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल। अब ये बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग का मतलब क्या है? जैसे कि यहाँ पे एक 1s और एक 1s आपस में कंबाइन हुए हैं, तो कंबाइन होके एक 1s बनेगा और एक 1s एंटी बॉन्डिंग का बनेगा। अब हमें ये अच्छे से पता है कि एस ऑर्बिटल हमेशा सिग्मा बॉन्ड बनाता है, तो बॉन्डिंग कैसी होगी यहाँ पे? सिग्मा 1s, और एंटी बॉन्डिंग में लिखा जाएगा सिग्मा स्टार 1s। सर, ये बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल बेसिकली है क्या? तो बेटा ये कहा गया क्वांटम नंबर में कि इलेक्ट्रॉन जो है वो एक वेव के जैसे घूमता है। तो अगर यहाँ पे इन इलेक्ट्रॉन्स के वेव फंक्शन को हम psi1 और psi2 नाम दे दें कि इस वाले के 1s में इलेक्ट्रॉन का वेव फंक्शन है psi1, इस वाले के 1s में वेव फंक्शन है psi2, तो अब वेव्स जो है वो दो टाइप से एक दूसरे के साथ कंबाइन होती है। थोड़ा सा फिजिक्स का कॉन्सेप्ट यहाँ पे लगाया जाता है इंटरफेरेंस का। तो एक होता है कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, एक होता है डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। क्या मतलब हुआ इसका? कि अगर एक ऑर्बिटल के अंदर इलेक्ट्रॉन का वेव इस तरीके से घूम रहा है, सिमिलरली दूसरे वाले में भी वेव इस तरीके से घूम रहा है, तो दोनों वेव सेम फेज और सेम डायरेक्शन में है, तो जब ये आपस में कंबाइन होगी तो कॉम्बिनेशन के बाद यहाँ पे एक रिजल्टेंट हमें बड़ी वेव मिलने वाली है। मतलब ये क्या हो गया यहाँ पे? कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। ये क्या हो गया? कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो जब भी बॉन्डिंग ऑर्बिटल बनता है तो क्या कहा जाता है? कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हुआ है। क्या हुआ है? कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का मतलब क्या होता है? कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। क्लियर है? बट अगर यहां पे इस तरीके से हो जाए कि ये जो दोनों वेव हैं, अगर ये इक्वल और अपोजिट फेज की हो जाए, है ना, हमने क्या कर दिया है? फेज के लिए यहां माइनस साइन लगा दिया, तो है तो इक्वल बट फेज अपोजिट है, इसलिए साइन कैसा लगा दिया? माइनस। तो चूंकि इक्वल और अपोजिट फेज में है तो यहाँ पे हमें कोई वेव मिलने वाली नहीं है। इसका मतलब ये जो पर्टिकुलर पॉइंट है इसे कहा जाता है डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। क्या कहा जाता है इसे? डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। और यही आपका एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल होता है। कौन सा होता है? एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल। अब चूंकि ये बॉन्डिंग ऑर्बिटल है और हमें अच्छे से पता है कि व्हेनेवर द बॉन्ड इज टू बी मेड बिटवीन द एटम्स, उनका एनर्जी लेवल कम होता है, इसीलिए बॉन्डिंग ऑर्बिटल का जो एनर्जी लेवल है वो क्या होगा? कम होगा। तो ये बॉन्डिंग ऑर्बिटल में क्या हो रहा है? psi1 प्लस psi2 हो रहा है, बट एंटी बॉन्डिंग में क्या हो रहा है? psi1 माइनस psi2। एंटी बॉन्डिंग का जो एनर्जी लेवल है वो क्या है? मोर एनर्जी लेवल, और बॉन्डिंग में क्या है? लेस एनर्जी लेवल। तो हमेशा बॉन्डिंग के अंदर एनर्जी लेवल्स कम होगा और एंटी बॉन्डिंग का एनर्जी लेवल्स ज्यादा होगा। मतलब अगर ये दो 1s मिले हैं तो एक बॉन्डिंग का 1s, एक एंटी बॉन्डिंग का 1s। चूंकि एस सिग्मा बनाता है तो एक सिग्मा 1s और एक सिग्मा स्टार 1s। स्टार का मतलब हमेशा क्या होगा? यहाँ पे एंटी बॉन्डिंग से होगा। ठीक है, नोट करें इसको। ठीक है, अगला कि कंबाइनिंग एटॉमिक ऑर्बिटल must have same energy and same type। कि जो
कंबाइनिंग ऑर्बिटल है वो सेम एनर्जी और सेम टाइप के ही होने चाहिए। जैसे कि यहाँ पे अगर 1s है तो ये भी क्या होना चाहिए 1s, अगर 2px है तो दूसरा भी कैसा होना चाहिए 2px होना चाहिए, अगर एक 2py है तो एक और क्या होना चाहिए 2py ही होना चाहिए। कभी भी ऐसा नहीं होगा कि एक का 2s और एक का 3s आपस में क्या हो रहे हैं कंबाइन होके बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल बना रहे हैं। ठीक है, तो एक का 1s दूसरे का 1s होना चाहिए, एक का 2px दूसरे का 2px होना चाहिए, और एक का 2py दूसरे का 2py होना चाहिए। अगला सिग्मा एंड पाई बॉन्ड इन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। किस तरीके से सिग्मा और पाई बॉन्ड बनते हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में, इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो सपोज करें ये एक एटम है, ये इसका न्यूक्लियस, ये एटम है एक इसका न्यूक्लियस। अब जो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है उसमें क्या होना चाहिए कि इलेक्ट्रॉन जो है वो इलेक्ट्रॉन बेटा क्या होना चाहिए सेम साइड अगर होंगे ऐसे, तभी जब ये ओवरलैप होंगे तो क्या होने वाला है यहाँ पे बॉन्ड बनने वाला है। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन चार्ज डेंसिटी ज्यादा कहाँ होने वाली है बीच में, तो जब ये आपस में कंबाइन होंगे दोनों 1s 1s, तो कॉम्बिनेशन के बाद जो इलेक्ट्रॉन चार्ज डेंसिटी है वो ज्यादा कहाँ आने वाली है बीच में, और पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी कहाँ होने वाली है साइड में। तो ये क्या हो गया आपका बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, क्या हो जाएगा बॉन्डिंग ऑर्बिटल मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। बट अगर ये अपोजिट फेज में हो जाए, ये अब इस केस में अगर ये आपस में मिल भी जाए, इस केस में आपस में मिल भी जाए, तो इस ओवरलैपिंग में एक का इलेक्ट्रॉन तो यहाँ पर दूसरे का वहां है, तो कभी भी बॉन्ड फॉर्मेशन होने वाला नहीं है, मतलब सेंटर में आपको कुछ भी दिखना नहीं है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन ये प्लस ये माइनस, ये प्लस ये माइनस, मतलब ये वो जोन है जहां पे आपका कोई इलेक्ट्रॉन कभी होना ही नहीं है। तो ये वाला क्या हो गया आपका नोडल प्लेन हो गया, और ये क्या कहलाता है एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो एंटी बॉन्डिंग में क्या मिलने का आपको नोडल प्लेन मिलेगा कि कभी भी यहाँ पे इस जगह पे इलेक्ट्रॉन अवेलेबल ही नहीं है, और इलेक्ट्रॉन अवेलेबल नहीं है तो यहाँ पे कभी भी बॉन्डिंग फॉर्मेशन हो नहीं सकता। क्लियर है, क्या ये बात समझ में आई। तो अगर सेम फेज है तो सेम फेज में क्या होगा बॉन्डिंग होगा, इस तरीके से कुछ दिखेगा। अगर अपोजिट फेज है तो अपोजिट फेज में ऐसा कुछ बनेगा, और यहाँ पे हमें एक नोडल प्लेन मिलेगा। जैसे एक 1s दूसरा 1s ओवरलैप करके क्या बना देंगे, एक बनेगा सिग्मा 1s, एक क्या बन गया सिग्मा स्टार 1s। अच्छा सिग्मा क्यों है, क्योंकि हमें अच्छे से पता है कि s और s के अंदर जो ओवरलैपिंग है वो कैसी होती है इंटर एक्सियल, और जब भी एक्सियल ओवरलैपिंग होता है तो बॉन्ड कैसा बनता है सिग्मा बॉन्ड बनता है। तो s और s के अंदर जो ओवरलैपिंग है वो इंटरएक्सियल बनेगी, इंटरएक्सियल बनेगी तो क्या होगा यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड फॉर्मेशन होगा। सिमिलरली अगर ये 2s 2s होता तो क्या हो जाता सिग्मा 2s सिग्मा स्टार 2s, अगर ये 3s हो जाता तो सिग्मा 3s सिग्मा स्टार 3s। क्लियर है। अब यहां पे इंटरएक्सियल ओवरलैपिंग में हम देख लेते हैं किसकी पी की, पीपी इंटरएक्सियल ओवरलैपिंग। अब हमें अच्छे से पता है कि पी के अंदर 3 ऑर्बिटल px py और pz, सिमिलरली यहां भी px py और pz। तो बच्चों जो pz है वो pz के साथ ही ओवरलैपिंग होगा, py जो है वो py के साथ ही होगा, और px है जो वो px के साथ ही ओवरलैपिंग करेगा।
अब बुक्स में ये कहा जाता है कि नॉर्मली सिग्मा जो बना जाता है वो पीजेड के साथ बनाया जाता है। तो चूंकि सिग्मा किसी भी मॉलिक्यूल में एक ही होता है, जैसे हम नाइट्रोजन की बात करें तो नाइट्रोजन में एक सिग्मा और दो क्या हो गए, पाई। तो ये जो सिग्मा बना है ये किस किस के कॉम्बिनेशन से बन रहा है, पीजेड पीजेड के कॉम्बिनेशन से। तो नॉर्मली अच्छी बुक्स ये बोलती हैं कि पीजेड को आपको सिग्मा में लेना है, कोई थंब रूल नहीं है, आप किसी को भी ले सकते हैं। अगर आपने यहाँ पीएक्स लिया है तो यहाँ भी पीएक्स आ जाएगा, सिग्मा आप बना दो, पीवाई पीजेड को पाई में ले जाओ। तो रिमेनिंग जो दो हैं वो पीवाई पीवाई और पीजेड पीजेड किस में आ रहे हैं, पाई बॉन्ड फॉर्मेशन में। क्योंकि मॉलिक्यूल का पहला बॉन्ड फॉर्मेशन तो हमेशा सिर्फ क्या होता है, सिग्मा होता है। रिमेनिंग अगर एक से ज्यादा बॉन्ड वो बनाता है तो कौन से हो जाते हैं, पाई बॉन्ड हो जाते हैं। ठीक है, नोट कीजिए इसे। चलिए देखते हैं किस तरीके से। ये एक हमारा 2pz प्लस माइनस, सिमिलरली ये भी क्या प्लस माइनस, ये भी क्या 2pz। और इसको कंबाइन कर दें तो कॉम्बिनेशन में हम देख ही पा रहे हैं कि ये प्लस प्लस कॉम्बिनेशन के बाद क्या हो जाएगा, एक बड़ा सा लोब बना लेंगे और ये दोनों माइनस छोटू से हो जाएंगे। तो ये क्या हो गई, हमारी चॉकलेट बन गई। क्या बन गई, चॉकलेट बन गई। तो ये कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, जहां पे ये क्या होंगे, आपस में कंबाइन हो गए, कंबाइन होके ये क्या बन गया, एक बड़ा वेव बन गया। तो ये क्या बन गया आपका बॉन्डिंग ऑर्बिटल, और इसको नाम क्या दे देंगे, सिग्मा 2pz। ठीक है, अब डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में क्या होगा, ये लिया माइनस कर दे, अपोजिट फेज है, ये प्लस और ये माइनस। तो अब क्या होंगे, ये प्लस प्लस है, माइनस हो रहा है, मतलब जगह कम, बीच में जगह खाली। तो क्या हो जाएगा, ये सिमिलरली ये और ये वो जगह आ गई जहां पे हमारा कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है। सिमिलरली ये वो जगह आ गई जहां पे कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है। सिमिलरली ये वो जगह आ गई जहां पे इलेक्ट्रॉन नहीं है। क्या इतनी बात समझ में आई। और ये क्या हो जाएगा हमारा माइनस माइनस, और ये क्या हो गया प्लस और प्लस। ये सब क्या हो गए बच्चों, नोडल प्लेन। ठीक है, नोट कीजिए इसे। तो ये क्या है, P का सिग्मा, जैसे ये अगर 2pz है, दो 2pz आपस में मिले तो मिलके क्या बनाएंगे, एक सिग्मा 2pz और एक सिग्मा स्टार 2pz। सिग्मा स्टार का एनर्जी ज्यादा, सिग्मा का एनर्जी कम, तो एक बन गया सिग्मा 2pz, एक बन गया सिग्मा स्टार 2pz। तो ये हो गया एक्सियल ओवरलैपिंग। अब बचे हुए दो क्या बनाएंगे, पाई ओवरलैपिंग। तो देखिए पाई ओवरलैपिंग कैसे बनेगा। पीवाई पीवाई, या क्या हो सकता है पीजेड पीजेड। साइड बाय साइड ओवरलैपिंग होगा, तो ये प्लस माइनस और ये प्लस और माइनस। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस करना है तो ऊपर का ऊपर ऐड हो जाएगा, नीचे का नीचे ऐड हो जाएगा। तो ये क्या बन गया, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। और ये क्या हो गया, इसका नोडल प्लेन हो गया। ठीक है, डिस्ट्रक्टिव में क्या होगा, ये प्लस माइनस, ये प्लस माइनस और यहां माइनस कर दे, ये डिस्ट्रक्टिव। तो देखिए अपोजिट चले जाएंगे, तो ये एक इधर ऐसा, ये इधर ऐसा, ये इधर ऐसा और ये इधर ऐसा। तो ये क्या बन गया, ये प्लस
ये प्लस, ये माइनस और ये माइनस। तो ये और ये इसके क्या बन गए, नोडल प्लेन्स बन गए। तो इस तरीके से क्या होता है, सिग्मा और पाई बॉन्ड फॉर्मेशन होता है। तो पाई में साइड बाय साइड ओवरलैपिंग और सिग्मा में इंटरएक्सियल ओवरलैपिंग से बॉन्ड बनते हैं। नोट कीजिए। चलिए अगला हम सीखते हैं हाउ टू राइट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। हाउ टू राइट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ऑक्सीजन की अगर हम बात करें तो एटॉमिक नंबर 8 1s2 2s2 और 2p4। ये ऑक्सीजन का हो गया इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नॉर्मल में। बट हमें तो किसके लिए निकालना है, O2 के लिए निकालना है। तो मॉलिक्यूल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखा जाएगा, तो एक ऑक्सीजन में अगर 8 इलेक्ट्रॉन है तो O2 में कितने हो गए, 16 हो गए। तो क्या बनेगा, सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s, सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s, इस तरीके से लिखते जाएंगे। तो क्या होता है जरा देख लेते हैं रूल्स कि इसके अंदर जैसे अबाव प्रिंसिपल हम यूज करते हैं वैसे अबाव प्रिंसिपल लगेगा। कि जिस तरीके से अबाव प्रिंसिपल में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एटम के लिखे जाते हैं वैसे किसके लिखे जाएंगे, मॉलिक्यूल के भी लिखे जाएंगे 1s2 2s2 2p6। ठीक है, तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में अबाव प्रिंसिपल के हिसाब से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम लिखते जाएंगे। बट क्या होगा, एक हमें किसका लेना पड़ेगा, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, और एक क्या लेना पड़ेगा, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ठीक है, सेकेंड पाउली प्रिंसिपल ये फॉलो करता है। क्या बोलता है पाउली का प्रिंसिपल, एक इलेक्ट्रॉन एक ऑर्बिटल में 2 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकते। देन थर्ड होन्स मल्टीप्लिसिटी रूल, इस सेम एनर्जी वाले ऑर्बिटल में जब तक एक एक इलेक्ट्रॉन ना चला जाए तब तक वो पेयरिंग करने वाला नहीं है। तो जब तक एक एक ना चला जाए तब तक वहां पे इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग नहीं हो सकती। तो अबाव प्रिंसिपल भी फॉलो करता है, पाउली के प्रिंसिपल को भी फॉलो करता है और होन्स के प्रिंसिपल को भी क्या करता है, फॉलो करता है। ठीक है, क्लियर है। अब यहां पे होन्स मल्टीप्लिसिटी रूल जो है वो चलिए हम आगे समझेंगे इसको क्या होता है, बड़े आगे इसको नोट कर लीजिए। अच्छा, एक चीज यहां पे ध्यान रखिएगा कि डू नॉट फॉलो n+l रूल। ये n+l रूल को फॉलो नहीं करता है। ठीक है, जिस सीक्वेंस में ऑर्बिटल्स हैं उसी सीक्वेंस में इलेक्ट्रॉन्स फील किए जाएंगे। तो सारे इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी में ही फील होते हैं। ठीक है, तो इसके एनर्जीज के लिए एक एक्सपेरिमेंटल ऑर्डर है जो हमें याद रखना चाहिए। देखते हैं क्या होता है। अब एनर्जी लेवल के लिए 2 कंडीशंस हैं कि इफ जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मॉलिक्यूल्स में है या 14 से कम है या 14 से ज्यादा है और 20 से कम है। अब हमको सिलेबस में आगे भी हो सकते हैं बट हमको सिलेबस में 20 तक के ही करना है, इससे ज्यादा हमें करना नहीं है। कि इफ वी हैव लेस देन और
इक्वल टू 14 इलेक्ट्रॉन, कि हमारे पास 14 या 14 से कम इलेक्ट्रॉन है। तो किस तरीके से यहां पे लिखा जाता है, सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s, सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s। अब पी के केस में तो 3 ऑर्बिटल होते हैं। कितने होते हैं? 3 होते हैं, px, py और pz। सिमिलरली दूसरे वाले में भी क्या होगा, px, py और pz। और अभी हमने कहा कि हम सिग्मा किससे बनाते हैं, pz से। तो सिग्मा फॉर्मेशन किससे होगा, pz से। तो px और py जो है वो किस में इस्तेमाल आने वाले हैं, पाई में आने वाले हैं। अब ये जो कि पाई आने वाले हैं, तो इनका जो एनर्जी लेवल है वो एनर्जी लेवल क्या होने वाला है, सेम। किस तरीके से कि पहले पाई टू पी एक्स बराबर पाई टू पी वाई, क्योंकि दोनों पाई हैं और सेम एनर्जी में है, एक जो है साइड बाय साइड ओवरलैप पे एक जैसी है, इसलिए पाई टू पी एक्स बराबर पाई टू पी वाई। फिर क्या आ जाएगा, सिग्मा टू पी जेड। तो बॉन्डिंग ऑर्बिटल पहले आते हैं, एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल बाद में आते हैं। इसके बाद क्या हो जाएगा, पाई स्टार टू पी एक्स बराबर पाई स्टार टू पी वाई, और लास्ट में क्या हो जाएगा, सिग्मा स्टार टू पी जेड। तो अगर हमारे पास इलेक्ट्रॉन 14 या 14 से कम है तो किसको फॉलो करेंगे हम, सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s, सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2x, पाई टू पी एक्स इक्वल टू पाई टू पी वाई, सिग्मा टू पी जेड, पाई स्टार टू पी एक्स इक्वल टू पाई स्टार टू पी वाई और सिग्मा स्टार टू पी जेड। बॉन्डिंग ऑर्बिटल पहले, एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल बाद में। नोट कीजिए इसे। बढ़े आगे। चलिए अगले पार्ट में हम देखते हैं कि अगर हमारे पास इलेक्ट्रॉन 14 से ज्यादा हो जाए, इफ वी हैव more, we have electron more than 14 but less than 20, 14 से ज्यादा है और 20 से कम है, तो क्या हो जाएगा, सेम टू सेम चलेगा, सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s, सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s। अब क्या होगा, सिर्फ एक जगह चेंज आएगा कि जो 2pz है सिग्मा का वो पहले आ जाएगा, सिग्मा 2pz पहले आ जाएगा, और पाई 2px बराबर पाई 2py जो है वो बाद में चला जाएगा। इसके अलावा कोई चेंज नहीं होगा, सिग्मा 2pz पहले आ जाएगा और पाई 2px और पाई 2py पीछे चला जाएगा। और क्या हो जाएगा फिर, सेम एज इट इज, पाई स्टार 2px बराबर पाई स्टार 2py। तो अगर लेस देन 14 है तो पाई 2px और पाई 2py पहले और सिग्मा 2pz बाद में। मोर देन 14 बट लेस देन 20 है तो सिग्मा 2pz पहले और पाई 2px पाई 2py बाद में। नोट कीजिए, बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसी से सब कुछ क्वेश्चन बनेंगे। चलिए करते हैं कुछ एग्जांपल्स। जैसे H2 मॉलिक्यूल की बात करें तो हमें अच्छे से पता है हाइड्रोजन एटॉमिक नंबर 1, तो एक हाइड्रोजन में एक इलेक्ट्रॉन है, तो दो में इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे, 2। तो क्या बन गया, सिग्मा 1s2। क्या बन गया, सिग्मा 1s2। क्लियर है। जैसे हीलियम,
हीलियम 2 मॉलिक्यूल, हीलियम एटॉमिक नंबर 2 होता है, तो एक हीलियम में 2 है तो 2 हीलियम में कितने हो गए इलेक्ट्रॉन? 4 इलेक्ट्रॉन। तो क्या बन जाएगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन? सिग्मा 1s2 सिग्मा स्टार 1s2, क्योंकि एक ऑर्बिटल में 2 से ज्यादा नहीं जा सकते, तो 1s में भी 2 इलेक्ट्रॉन और 2s में भी 2 इलेक्ट्रॉन। जैसे हम बात करें बोरॉन की, एटॉमिक नंबर 5, तो B2 में टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे? टोटल इलेक्ट्रॉन इन B2 विल बी 10, तो क्या हो जाएगा? सिग्मा 1s2 सिग्मा स्टार 1s2। सिग्मा स्टार 1s और सिग्मा 2s, तो 2 इलेक्ट्रॉन इसमें, 2 इसमें, 4, एक बचा हुआ, सॉरी 10 है टोटल, तो 2 इसमें 6, फिर सिग्मा स्टार 2s 2, कितने हो गए? 2 4 6 और 2 8। अब क्या था? पहले क्या आता है? पाई 2px बराबर पाई 2py। तो अब यहाँ सेम एनर्जी लेवल है, तो यहाँ 2 नहीं देंगे, क्या देंगे? एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे जाएगा, फिर एक इलेक्ट्रॉन यहाँ आएगा, उसके बाद क्या होता है? पेयरिंग करता है, ठीक है। तो सिग्मा 1s2 सिग्मा स्टार 1s2 सिग्मा 2s2 सिग्मा स्टार 2s2 पाई 2px1 बराबर पाई 2py1। अब यहाँ पे बॉन्ड ऑर्डर निकालने का फॉर्मूला बनाया गया, व्हाट विल बी द बॉन्ड ऑर्डर। तो बॉन्ड ऑर्डर बराबर क्या होता है बच्चों? नंबर ऑफ बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स माइनस नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स डिवाइडेड बाय 2। तो NB क्या होता है यहाँ पे? नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स, इलेक्ट्रॉन इन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स, और Na क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स। जैसे हाइड्रोजन के केस में हम देखें, केवल क्या है? 2 ही इलेक्ट्रॉन है बॉन्डिंग के, तो 2 माइनस 0 डिवाइडेड बाय 2, तो 2/2 कितना हो गया यहाँ पे? 1। हीलियम के केस में देखें, 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में, 2 इलेक्ट्रॉन एंटी बॉन्डिंग में, डिवाइडेड बाय 2 बराबर 0/2, मतलब 0। अब अगर बच्चों किसी मॉलिक्यूल का बॉन्ड ऑर्डर 0 निकल के आता है, इसका मतलब दैट मॉलिक्यूल डू नॉट एग्जिस्ट। अगर किसी मॉलिक्यूल का बॉन्ड ऑर्डर 0 निकल के आता है तो वो मॉलिक्यूल एग्जिस्ट नहीं करता है। अगर बॉन्ड ऑर्डर ऑफ एनी ऑर्बिटल इज 0, मॉलिक्यूलर बॉन्ड ऑर्डर ऑफ एनी मॉलिक्यूल इज 0, देन दैट बॉन्ड डू नॉट एग्जिस्ट। क्लियर है? जैसे अब यहां पे अगर कोई हमें बोलता कि हाइड्रोजन प्लस मॉलिक्यूल का क्या इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा, तो हमने देखा कि हाइड्रोजन मॉलिक्यूल का कितना था? सिग्मा 1s2। प्लस का मतलब क्या हो जाएगा? एक इलेक्ट्रॉन कम हो जाएगा, तो क्या बनेगा? सिग्मा 1s1। तो बॉन्ड ऑर्डर कितना निकल के आया? एक ही है, -0, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन ही है, केवल एंटी बॉन्डिंग तो है ही नहीं, डिवाइडेड बाय 2। तो H2 प्लस का बॉन्ड ऑर्डर कितना आ गया? हाफ। इसका मतलब बहुत सारे मॉलिक्यूल्स में हम ये देखेंगे कि बॉन्ड ऑर्डर जो है वो फ्रैक्शन आ सकता है। तो बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है बेटा? बॉन्ड ऑर्डर का मतलब ये होता है कि नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन माइनस नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन डिवाइडेड बाय 2। अब जो बॉन्ड ऑर्डर है, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्टेबिलिटी ऑफ मॉलिक्यूल। बॉन्ड ऑर्डर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके? स्टेबिलिटी ऑफ ऑर्डर ऑफ बॉन्ड ऑर्डर के। कि अगर किसी मॉलिक्यूल का बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा है, इसका मतलब वो स्टेबल ज्यादा है। अगर किसी मॉलिक्यूल का बॉन्ड ऑर्डर 3 है और किसी का बॉन्ड ऑर्डर 2 है, तो 3 वाला इज मोर स्टेबल एज कंपेयर टू द 2। तो जितना बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा होगा उतनी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। सिमिलरली बॉन्ड ऑर्डर जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द 1/बॉन्ड लेंथ।
कि बॉन्ड ऑर्डर अगर ज्यादा है तो बॉन्ड लेंथ क्या होगा, कम होगा। ठीक है, जैसे ट्रिपल बॉन्ड है तो बॉन्ड ऑर्डर कितना हो गया 3, तो बॉन्ड लेंथ छोटी होगी। डबल बॉन्ड में बॉन्ड ऑर्डर हो गया 2 तो उससे बड़ी होगी, और सिंगल बॉन्ड अगर है तो बॉन्ड ऑर्डर 1 तो बॉन्ड लेंथ सबसे ज्यादा होगी। इसीलिए बॉन्ड ऑर्डर चीजें याद रखनी है। बॉन्ड ऑर्डर प्रोपोर्शनल टू द स्टेबिलिटी ऑफ मॉलिक्यूल, बॉन्ड ऑर्डर प्रोपोर्शनल टू द 1 अपॉन बॉन्ड लेंथ। क्लियर है? बढ़े आगे। अगला, हाउ टू फाइंड मैग्नेटिक बिहेवियर of molecule. How to find magnetic behavior of molecule? दो टाइप का बिहेवियर दिखाते हैं, पैरामैग्नेटिक और डायामैग्नेटिक। पैरामैग्नेटिक का मतलब होता है कि F MO diagram have unpaired electron, then nature will be paramagnetic. अगर बिहेवियर पैरामैग्नेटिक है मतलब उसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा। देखिए, आप अगर सिंगल हैं तभी किसी और की तरफ अट्रैक्ट होंगे। जैसे मैं डबल हूं, अब मैं अट्रैक्ट नहीं हो सकता किसी के साथ, होना चाहूं तो भी नहीं हो पाऊंगा। तो जो सिंगल इलेक्ट्रॉन है वही मैग्नेट की तरफ क्या होगा, अट्रैक्ट होगा। अगर इलेक्ट्रॉन पेयर्ड है तो पेयर्ड इलेक्ट्रॉन कभी भी मैग्नेटिज्म दिखाने वाला नहीं है। इसलिए पैरामैग्नेटिक बिहेवियर के लिए क्या होगा कि जो भी मॉलिक्यूल है उसके पास क्या होना चाहिए, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। तो अगर इफ इलेक्ट्रॉन्स आर पेयर्ड देन molecule will be diamagnetic. मॉलिक्यूल कैसा होगा, डायामैग्नेटिक होगा। मतलब डू नॉट शो एनी काइंड ऑफ मैग्नेटिज्म, किसी भी टाइप का मैग्नेटिज्म दिखाने वाला नहीं। क्लियर है? बढ़े आगे। चलिए, नाउ energy diagrams for molecules. एनर्जी डायग्राम कैसे बनाए जाते हैं, सबसे पहले हम देख लेते हैं। फॉर लेस देन और इक्वल टू 14 इलेक्ट्रॉन, क्या था इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन, सिग्मा 1s2, सिग्मा स्टार 1s2, सिग्मा 2s2, sigma star 2s2, then pi 2px equal to pi 2py, then sigma 2pz pi star 2px बराबर pi star 2py, और लास्ट क्या हो जाएगा, सिग्मा स्टार 2pz। चलिए, इनका एनर्जी डायग्राम अगर हम बनाएं, जैसे सपोज करें कि हमें C2 मॉलिक्यूल के लिए बनाना है, तो कार्बन एटॉमिक नंबर 6, 2 कार्बन के लिए टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे बच्चों, 12। तो सबसे पहले ये एक कार्बन उसका 1s, ये एक कार्बन उसका 1s। अब 1s 1s मिलके 2 बनाएंगे, तो एक हो गया सिग्मा 1s और एक हो गया सिग्मा स्टार 1s। अब बच्चों थोड़ा सा दिमाग लगाओ, ये एनर्जी लेवल्स हैं, ये एनर्जी इंक्रीजेज इन दिस डायरेक्शन, ये क्या है, एनर्जी लेवल है, ये बढ़ रहा है। तो बॉन्डिंग ऑर्बिटल का एनर्जी लेवल कम होता है, एंटी बॉन्डिंग का हाई होता है, पर एटॉमिक स्टेट का तो इन दोनों से हमेशा क्या होगा, बीच में।
मतलब बॉन्डिंग वाले का एनर्जी लेवल एटॉमिक से कम और एंटी बॉन्डिंग वाले का उससे ज्यादा। फिर सिमिलरली क्या हो जाएगा, 2s है, इधर भी क्या है 2s है, तो एक बॉन्डिंग और एक एंटी बॉन्डिंग, तो एक हो गया सिग्मा 2s, एक हो गया सिग्मा स्टार 2s। ये सिग्मा 2s, ये क्या बन गया सिग्मा स्टार 2s। क्लियर है। अब क्या है, अब है झंझट कि इसके पास भी p में 3 है और इसके पास भी p में 3 है, तो हमने देख ही रखा है कि सिग्मा किससे बनाएंगे 2pz से, और पाई किससे बनाएंगे 2px और 2py से। अब चूंकि बॉन्डिंग ऑर्बिटल हमेशा क्या होते हैं एटॉमिक से नीचे, तो सबसे पहले कौन आ जाएगा, पाई 2px बराबर पाई 2py है। फिर कौन आ जाएगा नीचे, सिग्मा 2pz। बात को समझेगा कि ये दोनों नीचे क्यों आ रहे हैं, क्योंकि बॉन्डिंग का एनर्जी लेवल एटॉमिक से क्या होगा, हमेशा ज्यादा होगा। फिर क्या हो जाएगा, ऊपर कौन आ जाएगा, पाई स्टार 2px, और इसके भी ऊपर कौन आ जाएगा, सिग्मा 2p, सिग्मा स्टार 2pz। तो ये क्या हो गया, पाई 2px, ये हो गया पाई 2py, दोनों एंटी बॉन्डिंग है इसलिए स्टार लगा दिया। ये पाई 2px और ये क्या हो गया पाई 2py, ये क्या हो गया सिग्मा 2pz, और ये क्या बन गया सिग्मा स्टार 2pz। क्लियर है, समझ पा रहे हैं। चलिए इसको थोड़ा सा अगले पेज पे अच्छे से हम ड्रॉ कर लेते हैं कि कार्बन 2 क्या था, 12 इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s, सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s, देन 2px बराबर 2py, फिर सिग्मा 2pz, फिर क्या था पाई 2px, सॉरी पाई 2px बराबर पाई 2py और सिग्मा 2pz। तो पहले वाले सारे क्या हो गए, बॉन्डिंग, दूसरे वाले सारे क्या हो गए, एंटी बॉन्डिंग। क्लियर। तो एनर्जी लेवल में सबसे पहले 1s, सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s, ये सिग्मा 1s, ये सिग्मा स्टार 1s। सेकेंड वाले में क्या होगा, सिग्मा 2s और सिग्मा स्टार 2s, ये सिग्मा 2s, ये हो गया सिग्मा स्टार 2s, ये बन गया 2s, ये हो गया 2s। अब पाई में क्या होगा, पहले कौन है, पाई 2px और पाई 2py सेम एनर्जी पे है इसलिए ऐसा लिख दिया। ठीक, उसके बाद कौन है सिग्मा 2pz, ये सिग्मा 2pz, तो ये 2px, ये 2py और ये 2pz। चूंकि सिग्मा एक्सियल में बन रहा है तो यहाँ पे हम 2pz लिख दें, ये बन जाएगा 2py और ये क्या हो गया 2px। तो बॉन्डिंग का एनर्जी हमेशा एटॉमिक ऑर्बिटल से कम होगा इसलिए बॉन्डिंग वाले सारे नीचे लिखे हैं हमने। अब एंटी बॉन्डिंग हमेशा बॉन्डिंग से ज्यादा वाले होंगे, तो पहले क्या आ जाएगा, अब पाई 2px स्टार वाले, पाई स्टार 2px, पाई स्टार 2py, और सबसे ऊपर क्या हो जाएगा आपका सिग्मा स्टार 2pz। ठीक है, तो ये क्या हो गया पाई 2px, पाई 2py, और ये क्या हो गया सिग्मा 2pz। अब इलेक्ट्रॉन फील कर देते हैं, ये कार्बन का ये भी 1s और ये भी 1s, तो कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन 1s2 2s2 2p2,
चलिए फील करना शुरू करते हैं। 1s2, 2s2 और 2p2। सिमिलरली यहाँ पे भी चलें 1s2, 2s2 और 2p2। चूंकि हम z और y का z y करा रहे हैं इसलिए हमने ये लिख दिया। अब टोटल 4 इलेक्ट्रॉन है, तो स्टार्टिंग में पहले इलेक्ट्रॉन लोअर एनर्जी में जाएगा, उसके बाद हायर एनर्जी में जाएगा। तो ये 4 थे, तो 2 यहाँ चले गए, 2 यहाँ चले गए। यहाँ भी टोटल कितने हैं? 4। तो ये 2 यहाँ चले गए और 2 यहाँ चले गए। अब यहाँ कितने हैं? 1 2 3 4। तो क्या होगा? 1 2 3 और 4। क्या बन गया? 1 2 3 और 4। यहाँ पे क्यों नहीं गया? क्योंकि क्या फॉलो करेगा? इलेक्ट्रॉन जब तक लोअर एनर्जी में नहीं जाएगा तब तक वो हायर एनर्जी में जाने वाला नहीं है। तो क्या बन जाएगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन C2 के लिए? इट विल बी व्हाट? सिग्मा 1s2, सिग्मा स्टार 1s2, सिग्मा 2s2, सिग्मा स्टार 2s2, देन पाई 2px2 बराबर पाई 2py2। बॉन्ड ऑर्डर निकाल लें। क्या था? इलेक्ट्रॉन इन बॉन्डिंग माइनस एंटी बॉन्डिंग डिवाइडेड बाय 2। बॉन्डिंग के इलेक्ट्रॉन गिन लो बिना स्टार वाले, 2 4 6 और 8, माइनस एंटी बॉन्डिंग में 2 और 2 4 डिवाइडेड बाय 2। तो 8 माइनस 4 मतलब 4/2। तो बॉन्ड ऑर्डर क्या आया? 2। मतलब क्या है ये? डबल बॉन्ड। अब देखा ये गया कि कार्बन कार्बन के जो दोनों बॉन्ड होते हैं ये पाई ही होते हैं। देखो जरा, 4 इलेक्ट्रॉन है तो लास्ट में 4 इलेक्ट्रॉन पाई में दिख रहे हैं मॉलिक्यूल के। तो ये चारों इलेक्ट्रॉन के थ्रू ही बॉन्ड बन रहा है। इसका मतलब ये सारे के सारे बॉन्ड जो बने हैं वो कौन से हैं? पाई। और ये क्वेश्चन आपका नीट में पूछा हुआ है कि कार्बन में जो डबल बॉन्ड बना हुआ है, ये डबल बॉन्ड सिर्फ किस टाइप का है? पाई टाइप का है। किस टाइप का है बच्चों? पाई टाइप का है। क्लियर है? नेचर क्या हो जाएगा? डायामैग्नेटिक। क्यों? क्योंकि सारे इलेक्ट्रॉन कैसे हैं? पेयर्ड है। तो सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड हैं, इसलिए इसका नेचर कैसा होगा? डायामैग्नेटिक। बढ़े आगे। चलिए अगला है, हम बात करते हैं नाइट्रोजन की। नाइट्रोजन एटॉमिक नंबर 7, 1s2, 2s2, 2p3। तो टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो गए मॉलिक्यूल में? 40। फिर वही 14 से कम है, मतलब 14 के बराबर है। तो सबसे पहले क्या हो जाएगा? सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s, सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s, पाई 2px, सिग्मा 2pz, फिर पाई स्टार 2py और पाई स्टार 2px और सिग्मा स्टार 2pz। ये एक नाइट्रोजन, ये दूसरा नाइट्रोजन। क्या बन जाएगा? 1s2, 2s2 और 2p3। ये 2px, ये 2py और ये 2pz। सिमिलरली ये 2pz, 2py और 2px। इस वाले में भी 1s2, यहाँ पे एक ही आएगा। टू एस टू और 2p3। फील करें इलेक्ट्रॉन, 2 और 2 4, तो ये 1 2 3 4, 2 और 2 4, तो 1 2 3 4। अब यहाँ कितने? 3 और 3 6, तो 1 2 3 4
5 और 6। ठीक है, तो बॉन्ड ऑर्डर निकाल लेते हैं। बॉन्ड ऑर्डर क्या हो जाएगा, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन माइनस एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। तो बॉन्डिंग कितने हैं देख लेते हैं, ये सिग्मा 1s, ये सिग्मा स्टार 1s, सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s, ये पाई 2px और ये पाई 2py, सिग्मा 2pz, पाई स्टार 2px, पाई स्टार 2py और सिग्मा स्टार 2pz। तो बॉन्ड ऑर्डर कितना हो गया, बॉन्डिंग में देख लें 2 4 2 6 2 8 और 2 10। 10 तो बॉन्डिंग में, एंटी बॉन्डिंग में देखें 2 4 4 ही है, 10 - 4 डिवाइडेड बाई 2, 6/2 मतलब कितना 3। तो नाइट्रोजन नाइट्रोजन के बीच में बॉन्ड एंगल कितना हो गया, बॉन्ड ऑर्डर कितना हो गया 3। अब ऑल इलेक्ट्रॉन्स आर पेयर्ड, तो नेचर कैसा हो गया डायामैग्नेटिक, नेचर कैसा हो गया डायामैग्नेटिक। क्लियर है, आया इतना समझ में, नोट कीजिए। अब अगर यहां पे हमें कोई बोल देता कि N2+ के बारे में बात करते हैं, किसके बारे में बात करते हैं, N2+ के बारे में, तो N2+ में हम क्या करते थे बेटा, N2+ में एक इलेक्ट्रॉन कम करना पड़ता, तो एक इलेक्ट्रॉन कहां से कम हो जाता, लास्ट वाले से, तो यहां से इलेक्ट्रॉन क्या हो जाता, कम हो जाता, तो बॉन्ड ऑर्डर कितना निकल जाता, 2 4 2 6 2 8 और 1 9, कितने बचे 9। एंटी बॉन्डिंग तो अभी भी कितने हैं 4 ही हैं, डिवाइडेड बाय कितना 2, तो ये कितना हो गया 5/2, मतलब बॉन्ड ऑर्डर कितना आ गया 2.5। तो N2+ के लिए बॉन्ड ऑर्डर क्या आ जाता 2.5 और नेचर कैसा बन जाता पैरामैग्नेटिक, नेचर कैसा बन जाता पैरामैग्नेटिक। बट अगर कोई हमें बोलता कि सर N2- के बारे में बताओ, तो N2- में क्या है, N2 में एक इलेक्ट्रॉन और बढ़ा दो, तो ये तो था ही, यहां पे एक इलेक्ट्रॉन और बढ़ जाता, ये 2 तो थे ही, N2+ में हमने एक कम किया और N2- में एक और बढ़ाना होता, तो अब क्या होता बॉन्ड ऑर्डर 10। तो बॉन्डिंग के एंटी बॉन्डिंग में एक इलेक्ट्रॉन बढ़ गया है, तो पहले कितने थे 4, अब कितना हो जाएगा 5, एंटी बॉन्डिंग में कितना आ जाएगा 5, तो कितना हो गया 10 - 5 डिवाइडेड बाय 2, तो कितना हो गया ये 5/2, मतलब इसका बॉन्ड ऑर्डर भी कितना आ गया 2.5। तो N2 का बॉन्ड ऑर्डर तो 3 था, बट N2+ और N2- को जब हमने देखा तो बॉन्ड ऑर्डर क्या आया, यहाँ पे दोनों के केस में 2.5 आया। अब अगर दोनों के केस में 2.5 आया है, तो कौन सा ज्यादा स्टेबल है और कौन सा कम स्टेबल है, N2+ भी 2.5 आया, N2- भी 2.5 आया और N2 कितना आया 3। ठीक है, तो अब अगर पूछ लिया जाए कि इन तीनों में सबसे ज्यादा स्टेबल कौन है, तो कैसे निकालेंगे, तो अभी हमने देखा था कि बॉन्ड ऑर्डर जो है प्रोपोर्शनल टू होता है स्टेबिलिटी के, तो सबसे ज्यादा स्टेबल तो कौन, नाइट्रोजन, क्योंकि बॉन्ड ऑर्डर कितना है 3। अब बारी आती है N2+ और N2- की, N2- में भी बॉन्ड ऑर्डर 2.5 और N2+ में भी बॉन्ड ऑर्डर 2.5, तो दोनों केस पे बॉन्ड ऑर्डर तो सेम आ गया। अब क्या करें स्टेबिलिटी के लिए, तो वो ये बोलते हैं कि इफ बॉन्ड ऑर्डर इज सेम देन molecule which have more anti-bonding electron
इज लेस स्टेबल। ऐसा मॉलिक्यूल जिसके अंदर एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कम हो वो स्टेबल होगा, और जिसमें ज्यादा हो वो अनस्टेबल होगा। तो N2 प्लस में एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 4, और N2 माइनस में एंटी बॉन्डिंग कितने हैं? 5। तो N2 प्लस में एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कम है इसलिए वो स्टेबल ज्यादा है, और N2 माइनस में एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन ज्यादा है इसलिए वो स्टेबल कम है। तो क्या बन जाएगा ऑर्डर? N2 देन N2 प्लस और N2 माइनस। क्यों ऐसा? क्योंकि N2 माइनस में क्या है? मोर एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, मोर एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, इसमें ज्यादा एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। अब बॉन्ड ऑर्डर निकालने का बच्चों एक शॉर्टकट होता है। क्या होता है? एक शॉर्टकट। कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और बॉन्ड ऑर्डर। ये याद रख लें कि अगर इलेक्ट्रॉन 4 होते हैं तो बॉन्ड ऑर्डर कितना होता है? 3। अगर इलेक्ट्रॉन 5 हो गए, 15 हो गए तो बॉन्ड इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा? 2.5। इलेक्ट्रॉन 16 हो गए तो कितना हो जाएगा? 2। 17 हो गए तो कितना हो जाएगा? 1.5। 18 हो गए तो कितना हो जाएगा? 1। सिमिलरली 13 इलेक्ट्रॉन है तो कितना हो जाएगा? 2.5। अगर 12 इलेक्ट्रॉन है तो कितना हो जाएगा? 2। अगर 11 है तो कितना हो जाएगा? 1.5। और अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 10 है तो कितना हो जाएगा? 1। इसको आप याद रखें, मोस्टली क्वेश्चन इससे बनाए जा सकते हैं कि अगर हमें ये पता है कि टोटल इलेक्ट्रॉन 14 में बॉन्ड ऑर्डर कितना होता है? 3, तो उसके बाद एक एक इलेक्ट्रॉन बढ़ाते जाइए, कम करते जाइए, इधर हाफ हाफ बढ़ाते जाइए और कम करते जाइए। तो इधर 1, 1.5, 2, 2.5, 3, 2.5, 2, 1.5 और 1। क्लियर है? जैसे क्वेश्चन कर लेते हैं। Which have same bond order. पहला CO, दूसरा Cn माइनस, तीसरा N2 और चौथा NO माइनस। अब देखो जरा कैसे करना है। एटॉमिक नंबर ऐड करते जाओ तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पता चल जाएंगे। ऑक्सीजन कार्बन 6, ऑक्सीजन 8, इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 14। कितना आ गया? 3। Cn माइनस, कार्बन 6 और नाइट्रोजन 7, इसको Cn ले लेते हैं तो कितना आ गया? 13। 13 का कितना होता है? 2.5। तो इसका बॉन्डिंग ऑर्डर क्या आ गया? 2.5। N2 माइनस कर दें। N2 माइनस अभी हमने निकाला, 14 और 1 15, 15 का भी कितना? 2.5। NO माइनस, नाइट्रोजन 7 और 8 15, एक इलेक्ट्रॉन और है तो 16। तो 16 इलेक्ट्रॉन में कितना ऑर्डर आ जाता है? 2। मतलब NO माइनस का बॉन्ड ऑर्डर कितना है? 2। इस तरीके से आप आसानी से क्या कर सकते हैं? कैलकुलेशन कर सकते हैं। ठीक है, उतारिए इसे, बड़ा इंपॉर्टेंट है। अब हम देखते हैं बड़े 2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बहुत पूछे जाते हैं स्कूलों में भी और कंपटीशन एग्जाम में भी। ऑक्सीजन का O2, ऑक्सीजन एटॉमिक नंबर 8, 1s2, 2s2, 2p4। तो टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 16। अब इलेक्ट्रॉन 14 से ज्यादा है तो क्या बनेगा? पहले तो वही सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s। तो ये 1s, ये भी 1s, सिग्मा 1s और सिग्मा स्टार 1s। यहां चलें तो 2s और सिग्मा स्टार 2s। अब क्या आता था? सिग्मा 2pz नीचे आता था यहाँ, और पाई 2px क्या हो जाता था? ऊपर चला जाता था। बट यहाँ पे एंटी बॉन्डिंग में कोई चेंज नहीं होता था।
ये 2px, ये 2py और ये 2pz, ये 2s, ये 1s, ये 2s, सिमिलरली ये 2pz, ये 2py और ये 2px। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फिल करें, 1s2, 2s2 और 2p4, सिमिलरली 1s2, 2s2 और 2p4, यहाँ पे भी 2s2, 1s2। इलेक्ट्रॉन फिल करें, 2 और 2 4, तो 2 यहाँ और 2 यहाँ। यहाँ देखें 2 और 2 4, तो 2 यहाँ और 2 यहाँ। यहाँ कितने टोटल, 4 और 4 8, तो ये 1 2 3 4 5 6 7 और 8। तो ये कौन सा था हमारा, पाई 2px, पाई 2py। ये कौन सा था, पाई स्टार 2px, पाई स्टार 2py। और ये कौन सा था, सिग्मा स्टार 2pz और ये सिग्मा 2pz। ये सिग्मा स्टार 2s, सिग्मा 2s। तो बॉन्ड ऑर्डर निकाल लें, क्या बन जाएगा बॉन्ड ऑर्डर। बॉन्ड ऑर्डर बराबर, बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन कितने, 2 4 6 8 और 10, 10 बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। एंटी बॉन्डिंग में 2 2 4 और 2 6, 10 - 6 डिवाइडेड बाय 2, मतलब कितना हो गया 4/2। तो कितना हो गया 4/2, 2। तो बॉन्ड ऑर्डर क्या आ गया, ऑक्सीजन ऑक्सीजन में डबल बॉन्ड। फिर यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बच रहा है। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बच रहा है मतलब कैसा नेचर हो गया, पैरामैग्नेटिक। क्या हो गया, पैरामैग्नेटिक। क्लियर है। तो ये किसकी बात होगी बच्चों, ऑक्सीजन की बात होगी। तो ऑक्सीजन में क्या है यहाँ पे, पैरामैग्नेटिक। क्लियर है। अब अगर यहां पे हम बात करते O2+ की, तो देखो क्या हो जाता, O2+ में एक इलेक्ट्रॉन यहां से चला जाता, तो क्या हो जाता बॉन्ड ऑर्डर। देखो बॉन्डिंग में से तो कम हुआ ही नहीं है, इलेक्ट्रॉन कहां से कम हुआ है, एंटी बॉन्डिंग में से। तो क्या बन जाता है, 10 - 5 डिवाइडेड बाय 2, तो कितना आ जाता है ये 2.5। अभी भी एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो नेचर कैसा हो जाता है इसका, पैरामैग्नेटिक। कैसा हो जाता, पैरामैग्नेटिक। सेम टू सेम आता। बात कर लेते O2- की। O2- का मतलब क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन और बढ़ा देते हैं। तो इलेक्ट्रॉन बड़ा भी कहां है, एंटी बॉन्डिंग में बड़ा है। तो बॉन्ड ऑर्डर क्या हो जाता, 10 - 6 डिवाइडेड बाय 2, मतलब 6 तो पहले से थे, 10 - 7 डिवाइडेड बाय 2, मतलब कितना हो गया 3/2, मतलब 1.5। तो O2- का बॉन्ड ऑर्डर कितना, 1.5। और अभी भी एक इलेक्ट्रॉन बचता है यहाँ पे, इसलिए नेचर कैसा होता, पैरामैग्नेटिक। कैसा हो जाता नेचर, पैरामैग्नेटिक। अब अगर इनकी स्टेबिलिटी की बात हम कर लेते, तो स्टेबिलिटी में क्या होता बच्चों, देखे जरा। बॉन्ड ऑर्डर सबसे ज्यादा O2+ का, फिर O2 का और फिर O2- का। तो स्टेबिलिटी क्या बन जाती, O2+ ज्यादा स्टेबल है किससे, O2 से, देन O2- से। तो क्या ये बात समझ में आई। तो इस तरीके से आप इसको कर सकते हैं। बड़ा सा आपके लिए एक शानदार सा क्वेश्चन हम छोड़ रहे हैं। कमेंट बॉक्स में O2- का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखिए, बॉन्ड ऑर्डर बताइए और इसका मैग्नेटिक बिहेवियर कैलकुलेट कीजिए। और बाकी बचे हुए को इनके साथ अरेंज करें इन द स्टेबिलिटी ऑर्डर, O2 O2-, O2+ और O2-। ठीक है। तो ये था ओवरऑल अबाउट मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। थोड़ा सा लेक्चर लंबा था क्योंकि काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है,
तो क्वेश्चन चाहे नीट जेडबल ही हो, आपका बोर्ड हो, यहाँ से पूछे ही जाते हैं। तो ऐसे ही हंसते रहिए, पढ़ते रहिए, हमें लाइक फॉलो करते रहिए और सी फॉर केमिस्ट्री को आगे बढ़ाते रहिए। थैंक यू।